हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फाइव ट्रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है समरसेट और एसएक्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में, जो है जो कि सोमरसेट का घर है। दोनों ही टीम अपने लास्ट मैचेस में चेस करते हुए जीत के आ रही है काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स में। लास्ट 2 दिन उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन आई होप आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे होंगे जीत से भी और हार से भी। ये चीज़ मैं बार बार ही बोलता हूँ, लेकिन बार बार रिमाइंड करवा देने के लिए ही बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं, आज भी बहुत सारे मैचेस हैं। लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है। ऑड मतलब ये नहीं कि बुरा टाइम है, लेकिन क्योंकि आईपीएल फाइनल है तो वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए एक टाइम पे बहुत सारे मैचेस, उसके बाद आधे घंटे के बीच में आईपीएल के ही मैचेस। आज तो काफ़ी लोग जीएल भी खेलने वाले हैं, काफ़ी सारे टीम्स एडिट करने होंगे उनको, तो मतलब आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो मैचेस मैंने सोचा कि कवर ना करा जाए, शायद लोग इंटरेस्ट ना लें। लेकिन ये आईपीएल शुरू होने से आधे घंटे या 1 घंटे के बाद है, 1 घंटे के बाद है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए इस मैच को टारगेट करा गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बारिश के चांसेस हैं, ठीक है। और रेन चांसेस यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, बारिश हो सकते हैं। हालांकि उतना कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन स्कैटर्ड सावर्स ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बारिश के चांसेस हैं, ये कंसीडर करके रखना पड़ेगा। दोनों ही टीमों के बारे में हम आगे बातें कर चुके, अच्छा सोमरसेट के बारे में हम आगे बातें कर चुके हैं, क्योंकि इनका मैच हमने कवर करा था। एसिक्स के बारे में बातें कर लेते हैं। एसिक्स जनरली बहुत बड़ी बैटिंग टीम कभी रही नहीं है, ये हमेशा ही हम नोटिस करते हुए आए हैं। इवन काउंटी मैचेस में भी जनरली एक स्पिन डिपेंडेंट टीम होती है, और इनके पेस अटैक में सैम कुक पिछले सीजन में बहुत अच्छा करके आए थे। बाकी जिन फॉरेनर्स को उन्होंने इंक्लूड करा था, फॉरेनर्स मैं गलत कह रहा हूँ, फॉरेनर को इंक्लूड करा था जेम्स जिमी निशम के रूप में, उन्होंने खास कुछ करा नहीं था। पहले 1-2 मैचेस में फिर भी कुछ था, उसके बाद से तो कतई कुछ परफॉर्मेंस उनका नहीं था, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। इस सीज़न में उनके जगह पर डैनियल सैम्स को इंक्लूड करा गया, उन्होंने भी पहले मैच में खास कुछ करा नहीं। हालांकि अच्छा मोमेंटम है उनके पास, देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में वो क्या करते हैं। जनरली एसेक्स का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको उनके घर पे देखने मिलता है, जहाँ पर रन ज़्यादा बनते नहीं हैं जनरली, और स्पिनर्स का ही रोल रहता है। उसके बाहर उतना कंसिस्टेंट वो रहते नहीं हैं। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने जरूर जीत हासिल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सीजन को देखेंगे तो आपको देखेगा उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता नहीं है। बैटिंग में 1-2 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से डैन लॉरेंस एक बहुत बड़े नाम रहे हैं इनकी तरफ से। इसके अलावा पिपर लास्ट सीजन में हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन ऑफकोर्स उतने कंसिस्टेंट रहे नहीं थे। मोस्टली सारे मैचेस उन्होंने खेले थे, तभी जाके वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने। इस सीजन में भी पिपर का बहुत बढ़िया रोल बनने जा रहा है, और पहले मैच पे हालांकि वो कुछ खास कर नहीं तो पाए थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स होंगे इनकी टीम में जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम बातें करेंगे। कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी थोड़ी अलग होने वाली है, तो बातें करेंगे उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले एडिशन में सोमरसेट दूसरे स्थान पर थी, फाइनलिस्ट थी, आपको पता ही होगा, और एसेक्स ने 7वें स्थान खत्म किया था 9 टीमों के टेबल में। हालांकि इस फिक्चर में आपको सोमरसेट पीछे होती हुई दिखेगी 3-2 से। एसेक्स ने मेरे ख्याल से पिछले सीजन की दोनों ही मैचेस में जीत हासिल करके रखा हुआ था। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो ओवरऑल आपको सोमरसेट यहाँ पर आगे रहती हुई दिखेगी, मतलब ज़्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं। अगर हम टोटल जो 12 मैचेस के रिजल्ट आए हैं पिछले 2 सीजनों की अगर हम बात करें, तो उनमें से 7 मैचेस वो जीते हैं और 5 मैचेस वो हारे हैं। पिछले सीजन में काफ़ी डोमिनेटिंग थे वो, 8 में से जो 7 मैचेस के रिजल्ट आए थे उनमें से 5 मैच उन्होंने जीता था और 2 मैच उनको हारना पड़ा था, इनमें से 1 मैच मेरे ख्याल से एसएस के अगेंस्ट में था। थॉमस के ये प्लेयर्स हमने देख लिया है। एसिस की तरफ से आपको सिर्फ डैन लॉरेंस दिख जाएंगे, जिन्होंने मिनिमम 2+50 से ज़्यादा 50+ स्कोर करके रखे हुए थे। हालांकि इंजरी के चलते और इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के चलते ये भी ज़्यादा नहीं खेलने पाए थे। और बॉलिंग पे आपको काफ़ी लंबा नाम दिख जाएगा, इनमें से 2 स्पिनर्स हैं, साइमन हार्मर और आरोन निज्जर। आरोन निज्जर बहुत बड़े विकेट टेकर तो कभी रहे नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिकल रहते हैं, और एक आध विकेट अगर वो निकालते हैं तो वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड वगैरह के जो बोनस आपको मिलते हैं उसके पॉइंट देखे जाते हैं। और सैम कुक ने पिछले सीजन में डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी। जैक फ्लॉम ने कुछ मैचेस में विकेट्स निकाले थे होते, लेकिन बहुत रनों के लिए जाते थे। अगर विकेट मिले तो कुछ पॉइंट्स इनको मिलते थे, और अगर नहीं मिले तो माइनस देके जाते थे, या फिर इकोनॉमी का नेगेटिव कंसिस्टेंटली देखे जाते थे। इकोनॉमी देख के आप समझ भी सकते हैं 10 के ऊपर इनकी इकोनॉमी चलता था। अब एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें पिछले कुछ समय में आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ जो है हमें देखने मिला है। तो ये पहला मैच है, ये 2016 का मैच है, लेकिन एक तो काफ़ी पुराना मैच है। तो एसेक्स और सोमरसेट के बीच मैच हुआ था। एसेक्स ने बना था 178। करंट स्कोर में बस में आपको वेस्ली दिख जाते हैं। वेस्ली को अभी जो है काफ़ी नीचे भेजा जा रहा है बैटिंग पे, पहले नंबर 4 तक वो आ जाते थे। अभी पॉल वॉल्टर का प्रमोशन हो रहा है, जो मुझे लगता है काफ़ी सालों से ये डिजर्व करते थे, अभी इनको प्रमोशन मिल रहा है। बाकी डैन लॉरेंस, ब्रैंडन मुस्काटे अवेलेबल नहीं है, क्रेग वॉटन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्रेगोरी आपको दिख जाते हैं। सोमरसेट चेस कर गई थी, जहाँ पे करंट स्कोर मेंबर से आपको सिर्फ ग्रेगोरी दिख जाते हैं। तो एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा, जहाँ पर एक तरफ से वेस्ली और ग्रेगोरी, दूसरी तरफ से आपको नाम जो है पुराने प्लेयर्स में देखने को मिल जाता है।
अगला मैच और पहला मैच जो चेम्सफोर्ड में हुआ था, यहाँ पे एसएक्स ने यहाँ पर भी डिसेंट बैटिंग करी थी 170। ग्रेगोरी की बॉलिंग आपको दिख जाती है वैन डर वाल्स के साथ। सोमरसेट यहाँ पर चेज नहीं कर पाए थे, फिर से ग्रेगोरी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हार्मर जो हमेशा मतलब लगभग हमेशा इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं, बाकी वाल्टर और जेमी पॉटर। तो एक और मैच जहाँ पे एक आपको एसएक्स की बैटिंग अच्छी होती हुई दिख रही है, सोमरसेट की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी। ग्रेगोरी एक कॉमन नाम आपको मिल रहे हैं, बाकी हार्मर यहाँ पर एडेड हुए हैं ग्राउंड के साथ। अगला मैच ये हुआ था टॉन्टॉन में, वापस से एसेक्स की यहाँ पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, जहाँ पे आपको करंट स्क्वाड में बस पेपर दिख जाते हैं। जेमी ओवरटन जो पहले खेलते थे एक टीम में होकर और अभी सारे के होकर खेलते थे। बाकी ग्रेगोरी कंसिस्टेंट है और सोमरसेट ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था, जहाँ पर मेरे ख्याल से बाबर आजम थे जिन्होंने बहुत इजीली यहाँ पर रन बना दिया था बैटन के कुछ स्कोर से। तो बहुत डोमिनेटिंगली यहाँ पर सोमरसेट ने जीत करा। तो टॉन्टॉन के जो अगर हम आखिरी 2 मैचेस देखेंगे 3 में से, तो दोनों ही मैच सोमरसेट जीती है और दोनों ही मैचेस में उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है। एक में बॉलिंग अच्छी हुई है, एक में नहीं, लेकिन बैटिंग दोनों ही मैच में अच्छा रहा है। फिर से हम वापस आ गए चेम्सफोर्ड में, फिर से सोमरसेट की बैटिंग अच्छी रही। बैंटन के कुछ स्कोर्स, बाबर आजम, इसके अलावा आबेल, बायरॉम, इनके कुछ स्कोर से एसएक्स की बैटिंग फिर से धराशायी हो गई, जहाँ पे ये कुछ परफॉर्मर्स थे और रॉयल ऑफ वैन डर वाल्स जिन्होंने 5 विकेट निकाले। और चेम्सफोर्ड का ग्राउंड होगा तो स्पिनर्स यहाँ पर जनरली चलते भी हैं, तो रॉयल ऑफ वैन डर वाल्स चले भी थे। अगला मैच फिर से टॉन्टॉन में हुआ, फिर से सोमरसेट की बैटिंग अच्छी रही, 185 उन्होंने बनाए। करंट स्क्वाड में से था कोई दिखने को मिलेंगे नहीं, बाकी सैम कुक, प्लॉम, ये पिछले सीजन का मैच है, और हार्मर करंट स्क्वाड में से हैं, प्लॉम नहीं है, सैम कुक और हार्मर है। एसेक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया। तो एसेक्स की बैटिंग काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो रही है। कुछ मैचेस में 111 पर वो निपट रहे हैं। एक यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट मैच हमने देखा था 135 फॉर 9, उसके बाद 185 की वो स्कोर को चेस कर रहे हैं, जहाँ पर वाल्टर, रैंटन, डुस्कार्टर, निचम ये कोई अवेलेबल नहीं, खाली वाल्टर है, और डेलैंग, डेवी ब्रूक्स ये आपके विकेट टेकर्स रहे हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था वो चेम्सफोर्ड में हुआ था, सोमरसेट यहाँ पर 153 पर निपट गई थी। फिर से आपको हार्मर दिख जाते हैं, तो चेम्सफोर्ड के ग्राउंड पे हार्मर इफेक्टिव हुए हैं। बाकी सैम कुक, प्लॉम यहाँ पर भी रहे हैं। एसेक्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई, चेस कर गई मेरे ख्याल से डकवर्थ भी लगा था, जहाँ पर वीटर, पेपर ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। तो वैसे तो एसेक्स उतना कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम कभी रही नहीं है इस फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर कई बार एसेक्स की बैटिंग अच्छी हुई है। ठीक है, काफ़ी बार उन्होंने चेस करके जीता है, और जनरली चेजिंग टीम ने यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, स्पेशली एसेक्स की तरफ से तो वो चीज़ काफ़ी काम पे आया है। लास्ट मैच जो हुआ था चेम्सफोर्ड में, वहाँ पे एसेक्स ने चेस किया और जीता। 150 के ऊपर टारगेट था जो डकवर्थ लग गया था। उसके बाद 187 यहाँ पर चेस किया, वो भी एक ओवर से ज़्यादा रहने के बाद, ठीक है, जिसको लीड करा था निशम और वाल्टर ने। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर हारना पड़ा था इसको। इनकन्सिस्टेंट बैटिंग आप देख सकते हैं, 111 पर वो निपट गए। उसके बाद यहाँ पे 10 विकेट से जीत हासिल करा सोमरसेट ने चेस करते हुए। उसके बाद यहाँ पर फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीती जो चेम्सफोर्ड में हुआ। चेम्सफोर्ड में एसेक्स बेटर कर रही है। टॉन्टॉन में सोमरसेट का मतलब जो पल्ला थोड़ा बहुत भारी रहा है वो टॉन्टॉन में ही रहा है। और उसके पहले जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर भी चेजिंग टीम जीती थी। और अगर हम टॉन्टॉन के मैचेस को कंसीडर करें तो 2016 में जो पहला मैच हुआ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा, जहाँ पर ग्रेगोरी डोमिनेटिंग रहे थे, वेस्ली का कुछ परफॉर्मेंस था और चेस करते हुए सोमरसेट जीती। उसके बाद एक मैच छोड़ के फिर से हम अगर टॉन्टॉन में आए, फिर से चेजिंग टीम जीती और फिर से सोमरसेट जीती, जहाँ पर आपको ग्रेगोरी, बैंटन ये कुछ दिख जाते हैं, पेपर के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाते हैं। पेपर का 1-2 बार नाम आ चुका है। उसके बाद थर्ड मैच जो हुआ था टॉन्टॉन में, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ सैम कुक, हार्मर आपको दिख जाते हैं और एसेक्स ने चेस कर लिया था। तो तीनों ही बार टॉन्टॉन के मैचेस को अगर हम कंसीडर करें तो चेजिंग टीम यहाँ पर जीती है। ठीक है, एक बार 185, 186 के टारगेट को चेस करते हुए जीता। उसके बाद यहाँ पर 136 के टारगेट को चेस करते हुए जीता। और पहला मैच जो था वहाँ पे भी 180 के ऊपर 179 के टारगेट को चेस करते हुए जीता। ठीक है, 2 बार सोमरसेट जीती है और 1 बार एसेक्स जीती है। लेकिन एसेक्स का जो होम ग्राउंड रहा है, जहाँ पे चेम्सफोर्ड का रहा है, वहाँ पर एसेक्स काफ़ी डोमिनेटिंग रही है। तो टॉन्टॉन के मैचेस ये ऐसे रहे हैं, लो स्कोरिंग उस तरह से आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली बैटिंग सेकंड में तो काफ़ी इजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चेज़ हो रहे हैं। एक बार इजी चेज़ हुआ था, मतलब 2 बार, जहाँ पर ये 181 3 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पे 136 0 विकेट्स खोकर चेज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मशक्कत करना पड़ा था चेसिंग टीम को, लेकिन चलो एट द एंड ऑफ द डे चेज़ हो गए। ठीक है, तो एसेक्स ने यहाँ पर काफ़ी कम्पीट करा है और काफ़ी मतलब डोमिनेट तो नहीं कहूँगा, काफ़ी आगे भी रहे हैं। और बैटिंग भी कंपैरेटिवली बाकी फिक्चरों की तरह यहाँ पर उतना बुरा इनका रहा नहीं है। आगे जब हम एसेक्स के मैचेस कवर करेंगे आपको दिखेगा कि इनका बैटिंग उतना अच्छा होता नहीं है जनरली। तो ये मामला रहा है एसेक्स की तरफ से। ठीक है, और सोमरसेट का भी यहाँ पर ठीक ठाक रहा है अपने ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीज़ें जो आप हेड टू हेड से नोटिस कर सकते हैं। ओवरऑल उतना बुरा मैं नहीं कहूँगा, बैटिंग सोमरसेट का बैटिंग तो उतना बुरा रहा नहीं है। एसेक्स का एक आध बार आप कह सकते हैं कि थोड़ा डाउनवर्ड्स गया भी है कभी, लेकिन सोमरसेट एज ए बैटिंग साइड उतना फेलियर हमें देखने नहीं मिला है, भले वो मैच जीते हारे। और एसेक्स को अगर जीतना पड़ा है तो उनको अच्छा खासा बैटिंग करके ही जीतना पड़ा है, बॉलिंग डोमिनेट करके वो यहाँ पर जीते नहीं हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप 153 बहुत बुरा आप नहीं कहेंगे, ये सबसे मेरे ख्याल से कम स्कोर है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो देखिए 185 समरसेट की बैटिंग, 225 उन्होंने बनाया। उसके बाद यहाँ पर तो चलो 136 बिना विकेट के चेस कर लिया। उसके बाद 148 फॉर 9, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्स वगैरह नहीं। उसके बाद 180 179 को चेस कर लिया, तो ठीक ठाक ही है। सोमरसेट मीडियोकर स्कोर तक वो गए हैं, इसके नीचे तो नहीं गए हैं, और इसके बेहतर ही हुआ है स्कोर। और एसएक्स का एक आध बार आप कह सकते हैं कि 130 के आसपास मामला गया है, 111 गया है, तो ऐसा हुआ है। बस यही है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटीज़ हमें देखने नहीं मिल रही है। कुछ पुराने प्लेयर्स हैं जिनके कुछ नाम आए हैं। अगर हम ग्राउंड की तरफ आएँ तो ये हेड टू हेड का हो गया। ग्राउंड की तरफ अगर हम आए तो ये सोमरसेट का घर है, और कुछ प्लेयर्स जो हैं पिछले सीजन में स्पेशली आपको कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। तो वह प्लेयर्स कौन है तो देखते हैं, और कैसे कैसे स्कोर्स बनते हैं, क्या मामला रहा है, और सोमरसेट क्यों यहाँ पर इतना डोमिनेट कर रही है, मतलब 7 में से 5 मैच जो जीत रहे हैं, उसका भी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यह पहला मैच जो सोमरसेट और एसिस के बीच में हुआ था, जो आपने ऊपर देखा भी, वहाँ पर हमें जो कॉमन परफॉर्मर्स देखने मिले थे वो थे ग्रेगोरी, बेन ग्रीन और डेलैंग डेवी। ठीक है, ये चार, ब्रुक्स तो खेल नहीं रहे, तो ये चार यहाँ से हमें मिले थे। एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था, चेजिंग टीम जीती थी। और जैसा मैंने बोला कि एसिक्स के अगेंस्ट में सोमरसेट का दाल नहीं गल रहा है। पिछले सीजन में दोनों ही मैच वो हारे थे, अपने घर पे भी और अवे मैचेस पे भी, अपने अवे मैच पे भी। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ, सोमरसेट हारी। अगला मैच ये सोमरसेट और सरे के बीच में हुआ था। सोमरसेट ने यहाँ पर भी बैटिंग अच्छी करी। टॉम आबेल, ये नाम को थोड़ा देख के रखिएगा, ये काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस ग्राउंड पे। पिछले सीजन में क्या हुआ था कि पहले 2-3 मैच के बाद ना उनकी इंजरी हो गया था, बहुत टाइम तक उनकी इंजरी थी और वो खेल नहीं रहे थे। फिर वो वापसी कर रहे थे नॉकआउट स्टेजेस में, वहाँ पर आकर डायरेक्टली आ गए और डायरेक्टली रन बना के गए थे। तो टॉम आबेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टीम में, जो आपको आगे देखने मिलेगा। बाकी स्मिथ एक और नाम है जिनको आप कुछ ना कुछ करते हुए देखेंगे। बेन ग्रीन के कुछ स्कोर यहाँ पर हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड है, फिर से यहाँ पर चेजिंग टीम जीती और बहुत डोमिनेटिंगली यहाँ पर सर ने हरा था। 16 ओवर में 188 इन्होंने चेस कर दिया था, वो भी 3 विकेट खो के। जहाँ पर डेवी डेलैंग, यहाँ पर भी आपको डेवी और डेलैंग देखने मिले थे जो डोमिनेटिंग थे। यहाँ पर भी वही 2 बॉलर्स यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। अगला मैच सोमरसेट और केंट के बीच में हुआ। सोमरसेट ने यहाँ पर और ज़्यादा स्कोर बनाया, 204। फिर से आबेल आपको दिख जाते हैं, बाकी गोल्ड्सवर्थी, हिल्ड्रेथ, पेसर्स का अपर हैंड। यहाँ पर केंट हालांकि चेस नहीं कर पाई। फिर से यहाँ पर डेलैंग आपको दिख जाते हैं, बाकी वॉलर, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। डेवी यहाँ पर भी कंसिस्टेंट है। डेलैंग कंसिस्टेंटली विकेट्स दिए जा रहे हैं सेकेंडरीज में। ठीक है, अभी तक सेकेंडरी से बॉलिंग कर रही है सोमरसेट, दूसरे पहले इनिंग में तो बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है। उसके बाद सोमरसेट और हैंडस्पर के बीच मैच हुआ। फिर से सोमरसेट ने एक डिसेंट स्कोर खड़ा किया, हालांकि यहाँ पर विकेट ज़्यादा खोए, रन थोड़ा सा कम बना। बैंटन और विल स्मिथ काफ़ी नीचे बैटिंग करने आए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने रन बनाए। पेसर्स का अपर हैंड रहा, और दूसरे इनिंग्स पर आपको यहाँ पर दिख जाते हैं ग्रेगोरी की बॉलिंग, बाकी डेवी, ओवरटन, वॉलर, गोल्ड्सवर्थी, ये भी परफॉर्मर्स रहे हैं। अगला मैच ये हुआ था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में। सोमरसेट की बैटिंग यहाँ पर और ख़राब रही। स्मिथ यहाँ पर फिर से वापसी कर रहे हैं। पेसर्स और स्पिनर्स यहाँ पर कुछ कुछ विकेट्स निकालने में सक्षम रहे थे, हालांकि बॉलिंग यहाँ पर अच्छी हो गई, जहाँ पर ये कुछ बॉलर्स हैं, यहाँ पर डेलैंग, ओवरटन, यहाँ पर डेवी मिस हो गए थे, ऊपर डेलैंग मिस हुए थे, लेकिन ये दोनों ज़्यादा नाम आया है इनका सेकेंडरीज में, एक करके ही सही लेकिन विकेट ज़रूर है। और 16 ओवर का मैच था, टारगेट 120 का था, लेकिन यहाँ पर डिफेंड कर लिया सोमरसेट के बॉलरों ने। अगला मैच सोमरसेट और ग्लॉस्टरशायर के बीच में मैच हुआ। सोमरसेट ने डिसेंट स्कोर बनाया। विल स्मिथ और लेमन बी का ऊपर भी मेरे ख्याल से एक नाम आ चुका है, नहीं, लेमन बी यहाँ पर कुछ स्कोर इनके थे, पेसर्स का अपर हैंड। और ग्लॉस्टरशायर यहाँ पर चेस नहीं कर पाई, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पर आपको बॉलिंग करते दिख रहे हैं, एक दो विकेट करके। और लास्ट जो मैच हुआ था, यहाँ पे पहली बार पिछले सीजन में पहले बॉलिंग करा था सोमरसेट की टीम ने, जहाँ पर आपको डेलैंग तो चलिए आपको दिख ही रहे थे, वो लेमन बी ने भी एक विकेट निकाला, और भंडा मारवा पहली बार यहाँ पर पिछले सीजन में पहले इनिंग से बॉलिंग उन्होंने कराई और 4 विकेट उन्होंने निकाला। रन्स काफ़ी बने थे, 184, जो कम स्कोर नहीं है, लेकिन सोमरसेट ने चेस कर लिया। आबेल आपने देखा बीच के कुछ मैचेस में उनके रन नहीं थे, पहले 3 में से 2 मैच में रन आए थे, उसके बाद बीच के 4 मैचेस में रन नहीं थे, उसके बाद जैसे ही वापसी करी फिर से उनका रन। विल स्मिथ कंसिस्टेंटली स्कोर बना रहे हैं, और लेमन भी पिछले सीजन के आखिरी 2 मैचेस में, 2-3 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म करा। ठीक है, बाकी पेसर्स का अपर हैंड रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शायद 200 नहीं बने, लेकिन 180 प्लस स्कोर तो यहाँ पे बन जाते हैं। सोमरसेट ने मोस्टली यहाँ पर अच्छा करा है, ठीक है, एक आध मैच को छोड़ के, और ओवरऑल उनकी बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही है। बहुत कम भी अगर हो तो 160 के आसपास स्कोर गया है, इसके नीचे तो गया नहीं है। चेज़ उनको ज़्यादा करना नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने चेस करने का मौका मिला तब उन्होंने चेस भी अच्छा करा। बैटिंग फर्स्ट में तो स्कोर उन्होंने बनाई है। बस 2 बार हुआ है जब टीमों ने उनके स्कोर्स को चेस करा है, एक बार एसेक्स ने करा था जो हमने हेड टू हेड में देखा, और एक बार सरे ने करा था। बाकी यहाँ पे 180 के ऊपर भी चेस हो सकता है, और अगर अच्छी खासी बैटिंग नहीं हो आपकी तो यहाँ पर आप 180 के नीचे भी दब सकते हैं और वो चेस नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। चेज यहाँ पर हो सकता है, जो मोटा मोटा आप कह सकते हैं। बाकी आपकी बैटिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेज कर पाएंगे या नहीं। पेसर्स का अपर हैंड है, बाकी लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। बाकी उस तरह से स्पिनर्स के लिए यहाँ पर खास कुछ हैगा नहीं। तो ये हो गई क्लियर सी सारी बातें, ठीक है। हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। सॉमरसेट की बैटिंग जो आपने हेड टू हेड में भी देखी, ग्राउंड में भी देखा, अच्छा हो रहा है, ठीक है। चाहे वो बैट फर्स्ट करे, बैट सेकंड करे, मोर देन एवरेज मिनिमम या फिर उससे ज़्यादा ही वो स्कोर बना रहे हैं। कॉमन कुछ परफॉर्मर्स में से आपको डेलैंग और डेवी बॉलिंग में से, आबेल और विल स्मिथ बैटिंग में से, इसके अलावा लेमन बी, गोल्ड्सवर्थी जैसे प्लेयर्स के भी बीच बीच में नाम आए हैं। और एक ही मैच रहा जहां पर सॉमरसेट ने पहले इनिंग्स में बॉलिंग करी, वहां पर आपको वैंडरमर्वा का नाम दिखा है जो काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं। बाकी भी कभी कभार उनके कुछ कुछ विकेट्स हैं, लेकिन डोमिनेटिंग वो पहले इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा मामला, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉमरसेट की तरफ से और ग्राउंड की तरफ से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले बता दी थी, ग्राउंड की चीज़ें ये रही। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। ज़्यादा कोई चेंज आप उम्मीद नहीं रख सकते सॉमरसेट की तरफ से, ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है। टॉम बैंटन कीपिंग करेंगे आपके लिए, उसके बाद विल स्मिथ, टॉम आबेल, राइली डसू, लेमन बिग, बेन ग्रीन, गोल्ड्सवर्थी, वैंडरमर्वा, ग्रेगोरी, डेलैंग और डेवी। यहाँ पर मुझे कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेमन बी ने पिछले मैच में ओपनिंग बॉलिंग करी थी और मोस्टली नंबर 5-6 तक इनको बैटिंग भी मिल जानी है, तो काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में अगर आप चाहो देख सकते हो। टॉम बैंटन, जैसा मैंने बोला था कि कोई फॉर्म का अता पता नहीं है इनका काफ़ी समय से, तो फिर भी लोग इनके तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, क्योंकि इनको बहुत टाइम नहीं लगता है। दोनों टीमों में दो कीपर हैं कि इनको बहुत टाइम नहीं लगेगा मैच का रुख पलटने के लिए। यहाँ से टॉम बैंटन, वहाँ से एडम रॉसिंगटन, दोनों ही बहुत बड़े स्कोरर रही। मतलब टॉम बैंटन के पास एबिलिटी ऑफकोर्स है बहुत बड़े स्कोर्स बनाने की, लेकिन रॉसिंगटन कभी बड़े स्कोरर रहे नहीं हैं। लेकिन ये दोनों ही ज़्यादा गेंद अगर रह गए, मतलब ज़्यादा गेंद भी नहीं, अगर 10-15 गेंद भी रह गए तो मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं। फैंटेसी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10-15 गेंद में मैच तो खत्म नहीं होगा, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लेयर्स एक काफ़ी डेंजरस प्लेयर्स होते हैं। विल स्मिथ अच्छे फॉर्म पर है, पिछले मैच में जब तक खेल रहे थे अच्छा दिखे थे, हालांकि ज़्यादा दूर खींच नहीं पाए थे, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये लेने लायक प्लेयर है और इस ग्राउंड पे भी इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं। टॉम आबेल मस्ट हैव है, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है इस ग्राउंड पे, गलती से भी छोड़ना नहीं है। राइली डसू चेजिंग में इनके रिकॉर्ड्स बेहतर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी कंट्री में वो जो खेलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह, आप देख लीजिए उनको चेसिंग में आप बेटर करते हुए देखेंगे तो देख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ कोर्स नहीं है, बाकी नाम के बेसिस पे अगर आप देखना चाहो बिल्कुल लेकिन रख के चल सकते हो। लेमन भी इमीडिएटली बहुत बड़े पंड बन सकते हैं किसी भी इनिंग्स में मेरे ख्याल से, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में मैं स्पेशली कहूँगा अगर आप यहाँ से राइली डसू छोड़ रहे हो तो लेमन भी के लिए एक ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। ओपनिंग बॉलिंग पे भी आ रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। बेन ग्रीन एक और ऑप्शन है, क्योंकि ओवरटर्न नहीं खेलेंगे तो बेन ग्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है और ये काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। अगर मैं सेकंड टीम के होगा जो T20 टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा हुआ था। उसके बाद गोल्ड्सवर्थी टीम में मौका अभी आप नहीं दे पाएंगे इनको। वैंडरमर्वा बॉलिंग फर्स्ट में देख सकते हैं, ग्रेगोरी तो है ही, डेलैंग और डेवी ये तीनों हमारी टीम में हो जाएंगे। तो यहाँ से आबेल और यहाँ से ये तीनों, ठीक है, इनको हम रखेंगे। मैं नहीं कह रहा ये बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। मुझे शायद देवी के ऊपर आप थोड़ा सोचो, लेकिन बाकी तीन तो ज़रूर रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ टॉस, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। यहाँ पर एडिशन होंगे राइली डसू बैटिंग सेकंड में स्पेशली, उसके बाद विल स्मिथ, टॉम बैंटन, लेमन बी, इन चारों में से दो को हम कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे और वैंडरमर्वा भी ये बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं आप देख सकते हो। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है सीजन के शुरुआत में ही वैंडरमर्वा की बॉलिंग काम पे आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। अगर इसी तरह से बात करा जाए तो एडम रॉसिंगटन इनके लिए ओपनिंग करेंगे। एडम रॉसिंगटन नॉर्दर्न डचशायर से आए हैं तो ऑफकोर्स इनकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही प्लेयर हैं जब तक रहेंगे तब तक मारेंगे और मार के निकल जाएंगे। ये बहुत देर तक खेल के रहने वाले प्लेयर्स में से नहीं है। बुटलमैन काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। अगर मैं सेकंड टीम के प्रैक्टिस मैचेस की बात करूं तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। लास्ट मैच में भी जब तक खेल रहे थे स्टेबल लग रहे थे। और अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बनाना चाहते हो तो बुटलमैन मुझे ख्याल से कॉन्सिडर करने वाले प्लेयर तो हैं, ये इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। माइकल पेपर ये भी ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन कितने ही कीपर आप ले लोगे, वहाँ पर बैंटन लेने हैं, रॉसिंगटन है, बुटलमैन है, माइकल पेपर चौथे नंबर पर आते हैं। अगर आप 4 कीपर लेने की सोच रहे हो तब शायद आप सोचो, नहीं तो मेरे टीम में तो नहीं दिखेंगे आपको ये। मैट क्रिशली ठीक ठाक ऑप्शन है, लेग स्पिनर है, देख सकते हैं आप। उतना कुछ खास तो अभी तक देखा नहीं है मैंने इनका T20 में। हालांकि जो डर्बी के होकर जब वो खेलते थे तो डर्बी का जो होम ग्राउंड होता था वहाँ पे ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन उसके बाहर उतना खास कुछ मैंने इनका देखा नहीं है। हालांकि बिल्कुल लेने वाले प्लेयर हैं, क्योंकि बेटर बैट्समैन है मुझे ऐसा लगता है, और इनकी बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आ रही है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनको। पॉल वॉल्टर मुश्किल होगा इनको लेना, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हालांकि बैट्समैन सेक्शन में होंगे, परसेंटेज प्लेयर होंगे, लेकिन हमारे पास इनसे बेटर ऑप्शन है।
बिल्कुल मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर में से हैं पॉल वाल्टर, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से अगर मुझे लेना पड़े तो मैं किसी और ऑप्शन की तरफ देखना चाहूँगा। अगर उनको बॉलिंग मिल जाती तो मैं डेफिनेटली सोचता। डैनियल सैम्स खास कुछ करा नहीं है पहले मैच पर, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल रहते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने इनको बीबीएल से देख के रखा हुआ है। अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो तब तक इनकी जब बैटिंग आ जाती है उसके बाद अगर ये बॉलिंग करें दूसरे इनिंग्स में तो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। इवन आईपीएल में भी जो पहला मैच उन्होंने बॉलिंग पे अच्छा करा था वो सेकंड इनिंग्स में ही अच्छा करा था। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। हालांकि ये याद रखना इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ये परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप इनको लेना चाहेंगे अपनी टीम में सेफ रहने के लिए। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको कुछ चाहिए हिंट वगैरह तो ये है। उसके बाद टॉम वेस्ली कोई यूज़ नहीं है, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। साइमन हार्मर कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ये पॉइंट निकाल ही देते हैं। हालांकि यहाँ पे रिकॉर्ड इनके उतने अच्छे नहीं है और ना ही इनकी बॉलिंग यहाँ पे मुझे काम आती हुई दिख रही है। देखते हैं आगे। आरोन जो सैम कुक और बेन एलिसन ये हमारे ऑप्शन है। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली लेना है, बॉलिंग सेकंड में उतने कुछ खास इनके रिकॉर्ड्स नहीं है। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, मैं किसी को भी उस तरह से बिल्कुल पक्का ऐसा बोल नहीं सकता कि नहीं इनको तो लेना ही है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इन दोनों कीपरों में से कम एक को तो मैं लेकर चलूं या फिर दोनों को भी लेकर चलूं। उसके बाद डैनियल सैम्स स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में और मैट क्रिस्टली, ये चार मेरे शॉर्ट लिस्ट में आ रहे हैं। इसके सिवाय सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, साइमन हार्मर सेफ्टी के लिए अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार स्टडेड वाली कोई टीम दिख नहीं रही है। ऑफकोर्स रिजल्ट अलग हो सकता है, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आ सकता है किसी से, लेकिन उतना कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है किसी से भी, ठीक है। तो ये 3 4 5 प्लेयर्स हैं इस तरह से, जिनमें से मैं शायद 4 या 5 को ले लूँ। बेंच में स्नेटर होंगे और जमाल रिचर्ड्स होंगे, जिनमें से किसी का खेलना यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। सॉमर्स की तरफ से लुइस ग्रेगोरी और रायली रसू के आसपास लोग जा रहे हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद बेंटन और आबेल, रिस्की में स्मिथ, लेमन बी, ग्रीन, ये 3 आपके लिए ऑप्शन हैं। इसके अलावा डेलैंग, वैंडमरवा जैसे प्लेयर्स को कहाँ पे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से सैम्स और हार्मर इनके आसपास लोग जा रहे हैं। सैम्स बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन मटेरियल है, बैटिंग सेकंड में आप देख सकते हो। और याद रखना यहाँ पर चेजिंग बेटर हो रही है, तो वो भी एक चीज़ है वैसे। उसके बाद क्रिस्टली वाल्टर मुझे लगता नहीं अभी भी बहुत लोग लेंगे, हालांकि परसेंटेज प्लेयर हैं तो इसीलिए ये परसेंटेज का ही मैं बता रहा हूँ। और रिस्की में बुटलमैन, रॉसिंगटन कीपर में से होंगे और सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में। अच्छा, तो ये फिलहाल के लिए मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, विल स्मिथ, आबेल, बुटलमैन, ग्रेगोरी, डेविड डेलैंग, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 प्लेयर्स को मेरे को रख के चलना है। मोस्टली मैं क्रिस्टली को भी लेके चल लूँगा, तो 7 प्लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं जैसे कि रॉसिंगटन हो गए, रायली रसू परसेंटेज प्लेयर हैं और बैटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैंने रख लिया है। आप भी रख सकते हो, या फिर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होंगे शायद वाल्टर का, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने विल स्मिथ रखा है, टॉम बेंटन को नहीं रखा है, दोनों ओपनर्स नहीं रखना चाहता था मैं यहाँ पे, तो वो मैंने करा है। हालांकि यहाँ पे मैंने दोनों ओपनर्स रखा है एसेक्स की तरफ से। रीज़न ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एसेक्स दूसरे इनिंग्स में यहाँ पर बैटिंग कर रही है, यहाँ पर चेस कर रही है। तो यहाँ पर डैनियल सैम्स की जगह पर आप सैम कुक को भी ले सकते हो या फिर क्रिस्टली की जगह पर, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। वो टॉस के बाद आप देख लेना। बुटलमैन एसेक्स की तरफ से पहले कीपर होंगे मेरे लिए। रॉसिंगटन का क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और ये कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, तो ये इसीलिए मैंने दोनों को रखा है। रॉसिंगटन कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे देंगे इसीलिए, तो ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। लेमन बी को लेने का मतलब यही है कि लेमन बी ओपनिंग बॉलिंग पे आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्ड्स जो है बैटिंग में बेटर हुए हैं अगर मैं आखिरी सीजन के मैचेस की बात करूं तो। और ये बहुत बढ़िया हिटर है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे इनको क्यों बॉलर में देख दिया गया है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये काफ़ी सही ऑलराउंडर है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच खत्म करने के लिए, तो इसीलिए मैंने रखा है इनको। इनके जगह पर सैम कुक अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, ऑलराउंडर सेशन में आपका हार्मर का ऑप्शन होगा जो सेफ रहने की आप ले सकते हो, लेकिन मुझे हार्मर का यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। और कीपर सेशन में ऑफकोर्स बेंटन है, अगर आप चाहो तो रॉसिंगटन की जगह पर उनको ले सकते हो। ये छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो 2 ऑप्शन मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो है लुइस ग्रेगोरी, रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप इनको कैप्टन बना के छोड़ सकते हो, और दूसरे हैं आबेल का इस ग्राउंड पे बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहता है हमेशा। मैं नहीं कह रहा कि इस मैच में बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहता है। रायली रसू को लोग बना रहे हैं कैप्टन, इनको चेसिंग में डेफिनेटली एक अच्छे ऑप्शन बनते हैं। इनके रिकॉर्ड्स मैंने चेसिंग में ही बेटर होते हुए देखे हैं, हालांकि आप टीम में वैसे भी रख सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, डैनियल सैम्स बैटिंग फर्स्ट में, और यहाँ से टॉम बेंटन वगैरह का ऑप्शन होगा, लेकिन टॉम बेंटन में ज़्यादा भरोसा मुझे है नहीं। तो स्मॉल लीग के लिए मैं ग्रेगोरी और आबेल ये ऑप्शन आपके लिए सजेस्ट करूँगा। रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप ये कर सकते हैं। रायली रसू बैटिंग सेकंड में और डैनियल सैम्स बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप देख सकते हो।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।